नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे जॉफरी चौसर के बारे में, उनके वर्क के बारे में, और जो एरा था, जो टाइम था, उस वक्त क्या चल रहा था जब वो अपना ये जो पोएट्री की दुनिया में इन्वॉल्व हुए या पोएट्री लिख रहे थे। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जब आप पढ़ने जाएंगे पूरी डिटेल के साथ बहुत कुछ है, लेकिन इतना लिखना नहीं है हमें। ठीक है, हमें एक दो क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं बाकी जनरली हमें आरटीसी वगैरह पूछी जाती हैं जो कि स्ट्रेंजर्स होते हैं। उसमें बस अगर हमारे पास कुछ नॉलेज है तो हम 6-7 लाइन एक प्रॉपर वे में शॉर्ट में लिख देते हैं और टीचर को बता देते हैं मुझे नॉलेज है। राम कथा ज़्यादा गानी नहीं है, ठीक है, इतना कुछ होता है नहीं, क्योंकि उसमें डिटेल बस छोटी सी होती है, बाकी और चीज़ें भी बतानी होती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जॉफरी चौसर, जिनको हम फादर ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, जन्म उनका इंग्लैंड में हुआ। फिक्स नहीं है कि वो जो जन्म है वो कब हुआ, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म 1340 में हुआ, 1340 में हुआ। ठीक है। देन उनके परिवार ज़्यादा को खास अमीर नहीं था, नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। उसके बाद वो सेना में चले गए। ठीक है। सेना में जाने के बाद फ्रांस से लड़ाई चल रही थी। आपको जान के थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी कि फ्रांस में जो लड़ाई चल रही थी फ्रांस के साथ, वो 100 साल चली। ठीक है, 100 साल मतलब 1338 से लेके 1453। ठीक है, लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। 1338 से लेकर 1453, 116 साल ये लड़ाई चली है। जान के आपको अजीब सी लगेगी रीजन क्या है लड़ाई का, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। तो फिलहाल ये जाते हैं लड़ाई में, पकड़े जाते हैं, फ्रांस इनको पकड़ लेता, फ्रांस की आर्मी। एडवर्ड थर्ड इनको 16 पाउंड फ्रांस को देके, एडवर्ड थर्ड का मतलब है जो उनके शासन थे उस समय इंग्लैंड के, वो इनको छुड़ा लेते हैं। मतलब इनको इतनी रिस्पेक्ट थी। रिस्पेक्ट क्यों थी? क्योंकि ये डेलीगेशन में इन्वॉल्व था। इनका डेलीगेशन में थे, जो डेलीगेशन इंग्लैंड का डेलीगेशन अलग अलग कंट्रीज में जाता था और जो भी नेशनल इश्यूज थे उन पर बात करता था, या कोई भी नॉलेज लेनी है तो इनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, बोलने का तरीका बहुत अच्छा था। इसलिए कहा जाता है इनको कई भाषाओं की नॉलेज भी थी। इसलिए इन्होंने फ्रेंच में लिखी है अपनी पोएट्री, इटालियन में लिखी है अपनी पोएट्री, और ऑफ कोर्स इंग्लिश में तो लिखी है, लेकिन हाँ इंग्लिश में लेट शुरू की है, मतलब अपनी जब जवानी भी गुजार दी थी, शुरुआत में फ्रेंच ही शुरू की है। वो मैं भी बताऊंगा ताकि आपको एक प्रॉपर वे में पता चले। लेकिन अभी एक इसको कहानी की तरह सुनिए। तो युद्ध हो रहा है, पकड़े गए, छुड़ा लिए गए। देन उसके बाद अपनी पोएट्री में इन्वॉल्व हो गए, वर्क किया, जो कि हमारे काम की चीज है। थोड़ा सा हम समझना जरूर, हमें जरूरी है कि 100 साल जो लड़ाई हुई वो क्यों हुई। देखिए लड़ाई के पीछे क्या था कि आप 1066 में कोई एक किंग हुए थे, विलियम द कॉन्कर। बहुत सारे किंग हुए। ये थोड़ी हिस्ट्रिकल चीजें होती हैं जो कि इंग्लिश में घुसेड़ दी गई हैं, मतलब ऐड की गई हैं, ताकि थोड़ा सा हमें पता भी चल जाएगा हालात के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या भी जाता है पोएट्री, और जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने माहौल के अकॉर्डिंग ही काम करता है, और कई बार माहौल को बदलता भी। जैसे कि आजकल तक कश्मीर फाइल्स आ गई है तो उससे काफी माहौल बदल गया। ठीक है, अपना अपना सबका नजरिया, गलत या सही मैं इस बारे में नहीं बोल रहा। तो साथियों उन्होंने राज किया 1066 में। बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने फ्रांस पे भी राज किया, इंग्लैंड पे भी राज किया, करते रहे। और फिर वक्त के अकॉर्डिंग फ्रांस अलग हो गया, इंग्लैंड ने अपना झंडा ऊंचा कर दिया। लेकिन दिक्कत, सब कुछ ठीक चलता रहा। हाँ, फ्रांस को मन मन में इंग्लैंड से गुस्सा था, क्योंकि काफी दबाया गया था, इंग्लैंड का वर्चस्व था फ्रांस पे, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे, क्योंकि पता है फोड़ देंगे, है ना। जैसे आजकल यूक्रेन और रशिया का हो रहा है। यूक्रेन ने जरा सा बोला, रशिया ने उस पर युद्ध कर दिया, हमला कर दिया। तो आती है बात 1328 की। उसमें होता क्या है, चार्ल्स फोर जो कि फ्रांस का राजा था, वो एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी अचानक से। अब राजा कौन बने? फ्रांस में एक रूल था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन अब क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था तो अब राजा बने कौन? और मजे की बात यह है कि उसी पैरेलल में इंग्लैंड के राजा थे एडवर्ड थर्ड, जो मैंने भी बताया, उन्होंने छुड़वाया था उसको। एडवर्ड थर्ड की मम्मी के भाई थे ये, मतलब चार्ल्स फोर। तो वो यही कहती हैं, मतलब मामा लगे
कि भाई मेरा बेटा उनका भतीजा लगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई हम खानदान के तो क्यों ना फ्रांस पे यही शासन कर ले, मतलब ये भी कर ले। और ये बात फ्रांस वाले लोगों को बहुत बुरी लगी, उनका सब्र का बांध टूट गया, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। 100 साल लड़ाई चली। लड़ाई भी ऐसा नहीं है कि 100 साल लगातार चलती है, बीच में रुकी, लड़ाई रुकी, मतलब कुल मिलाकर 100 साल चली और काफी बड़ी लड़ाई चली। रीजन आपको पता लग गया, नाम आपको याद रखने, मेन सन याद रखने 1066, विलियम द कॉन्कर, चार्ल्स IV फ्रांस के राजा थे जो एक्सपायर हो गए 1328 में, एडवर्ड III जो कि इंग्लैंड के राजा थे, उनकी मम्मी जिनका नाम था इजाबेला, इनके भाई थे वो चार्ल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट और है कि इन्हीं के टाइम पर एक ब्लैक डेथ के नाम से एक बीमारी फैली, जो बीमारी 1348 से लेकर मतलब एक साल चली, 1348 से लेकर 1349 तक, जो प्लेग बेसिकली प्लेग था और उसका कोई इलाज तो था नहीं उस जमाने में, तो काफी लोग मारे। कहते हैं कि वर्ल्ड की 30 से 40% पॉपुलेशन कम कर दी और मेनली यूरोप में ये फैला, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड आता है रेनेसा। रेनेसा को समझने के लिए वीडियो अलग से बनानी है, लेकिन फिर भी छोटा सा बता देता हूँ। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, मतलब रीबर्थ। हो गया रहा था कि 1300, 1400 और 1500 के अंदर लोग मध्य युग से आधुनिक युग की तरफ आ रहे थे, मिडिल एज थोड़ा सा चेंज कर रहे थे अपना आपको, मॉडर्न बन रहे थे, तो इसमें काफी बदलाव आए, तो इसी को रेनेसा बोलते हैं, ठीक है। फैला कहाँ पे रेनेसा सबसे ज्यादा? इटली में। वाई? क्योंकि इटली समुद्र के किनारे था, समुद्र के किनारे तो और भी था, लेकिन व्यापार इसमें अच्छा कर रहे थे। और जब व्यापार होता है, बिजनेस होता है, वहां प्रोस्पेरिटी मतलब पैसा बहुत आता है। पैसा आएगा तो आदमी थोड़ा सोचेगा, कुछ अलग सोचेगा, तो इटली ने सोचा कुछ बदलाव की तरह किया। मतलब अगर हम हाथ के पंखे यूज कर रहे हैं तो आपको लाइट है, पैसे हैं, तो हम पंखा यूज करेंगे इलेक्ट्रिक। तो ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे यूरोप के थ्रू फैलने लगा। तो ये है रेनेसा, ठीक है, 1300, 1400, 1500। तो कभी भी रेनेसा की बात है, बेसिकली ये डिटेल तो बहुत सारी, पर फिलहाल अभी इसके अभी इतना ही। तो दोस्तों कुल मिला के आपको पता लग गया, और इनको फादर ऑफ पोएट्री कहते ही थे। अब इन्होंने अब शुरू करते हैं काम कि इनमें ये कैसे घुसे, मतलब इस पोएट्री के अंदर, और इन्होंने कौन कौन सा काम किया जो हमारे काम का है, क्योंकि हम इसमें लिखेंगे इनका वर्क। टेम्परेरी कॉन्टेम्परेरी जो राइटर्स हैं उनका भी वर्क लिखेंगे, जो बहुत अच्छा लिखता है। जब बहुत अच्छा लगता है प्रोफेसर्स को, जब वो चेक करते हैं टीचर्स को कि बच्चे का नॉलेज है। कहानी तो कोई भी लिख देगा, लेकिन जो बुक्स के नाम याद करने, उनके जो एरा याद करना, उन वक्त क्या हुआ, ये बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिमिटेड बता रहा हूँ, लेकिन इसमें से जो नोट्स दे दूंगा उसमें डिटेल है, लेकिन फिर भी आप इनमें चेक कर लीजिएगा और ज्यादा भागिए मत, इसी में इस फ्रेम में अपनी बात लिखिएगा। जब बाहर जाते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉलेज हो जाती थी, समझते थे चीजों को। तो जब अलग अलग देशों में जाते थे तो उनको पहला काम मिला फ्रेंच में, एक ट्रांसलेशन इनको करनी थी, रोमन दी ला रासा, इसे फ्रेंच में इन्हें कन्वर्ट करना था, रोमन दी ला रासा, ठीक है। इन्होंने किया, इनको अच्छा लगा। जब इन्होंने अच्छा लगा, इन्होंने एक और वर्क किया, इन्होंने एक बुक लिखी, द बुक ऑफ डचेस। ये सब फ्रेंच का काम चल रहा है। फ्रेंच में इन्होंने जो काम किया, शुरुआत इन्होंने फ्रेंच के काम से की है, जो हमारे काम की है, द बुक ऑफ डचेस, जिसको हम डेथ ऑफ ब्लंचेस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और भी लिखे तो कई सारे, पर जो काम के हैं 2-4 जो भी है, आप अगर गूगल करेंगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको 4-5, 2-3 याद करने जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ABC या प्रेयर टू द वर्जिन, पोएम एक इन्होंने लिखी। उसके बाद जब इन्हें अच्छा लगा रिस्पॉन्स, तो इन्होंने थोड़ा चेंज किया और उन्होंने बाद में इटालियन में भी लिखा, ठीक है। इटालियन में इन्होंने लिखा, मतलब कि आप ये समझ लीजिए। और इटालियन में ये थोड़े से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, मतलब होता ना कि किसी से थोड़े से इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो पैट्रिची एंड डेंटे ये इटालियन थे, इनके थोड़ा सा इन पे थोड़ा सा एक फर्क पड़ा, तो इन्होंने फिर बुक लिखी द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, मतलब पहले एक बुक ये लिखी द हाउस ऑफ फेम, दूसरी लिखी द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, तीसरी लिखी ट्रॉयलस एंड क्रिसिएट, ठीक है। अभी चल रही गाड़ी, लेकिन इनका वर्क जो है सबसे ज्यादा, मतलब जो फेमस हुआ वो हुआ कैंटरबरी टेल से, ठीक है। इसमें आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। कैंटरबरी टेल, जो टेल मतलब स्टोरी होती है, पोएट्री, एक स्टोरी, कहानी। इसमें मतलब 29+1 जो राइटर था, पिलग्रिम्स थे, मतलब तीर्थयात्री थे। ये इंग्लैंड में एक चर्च पे जाना होता है, और उसमें हर किसी को
कहानी सुनानी होती है, 2 जाते हुए 2 आते हुए, मतलब एक पर्सन 4 कहानी सुनाएगा टोटल, क्योंकि 30 हैं तो 120 कहानी हो जाएंगी। बेसिकली कहानी नहीं था, उस समाज का आईना था, उस समाज में जो उस वक्त हो रहा था। राइटर उसको उस तरीके से कहना चाह रहा था, पर 24 टेल के बाद ही उनकी डेथ होगी, तो ये चीजें मिल नहीं पाई। और इसमें कुछ कैरेक्टर्स भी हैं कैंटरबरी टेल में, फिर उसके बाद एक नटब्रिज टेल भी आई, ठीक है, इसी के पार्ट है, इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो वर्क है इनका मेन मैंने बता दिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्टेम्परेरी राइटर्स, जो उनके साथ में जो राइटर्स थे, अब आप 2-4 को लिखोगे तो अच्छा लगेगा जो चेक करने वाले हो, इनको नॉलेज है, ठीक है। कहने को तो बहुत सारे जो मैंने लिखे हैं, लेकिन हम लिमिटेड इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम एक कर सकते हैं, जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ 1320 से लेकर 1384 में थे। ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, इनका इंपॉर्टेंट बात थी कि इन्होंने उस वक्त लैटिन से बाइबल को ट्रांसलेट किया। मतलब बेसिकली जो बाइबल थी, जो इतनी फेमस एक होली ग्रंथ है, वो पहले लैटिन में था, उसके बाद इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट का जो जिम्मा या समझ लो जिम्मेदारी इन्होंने ली, जॉन वाइक्लिफ। अच्छी बात है, लिखेंगे अच्छा लगेगा उनको। विलियम लेंगलैंड, विलियम लेंगलैंड 1330 से 1400 में। पायर्स ऑफ पॉलकमैन, अ विजन, थिएटर ऑफ एस्ट्रोबल, मतलब थॉमस हॉकलीव, जॉन बार्बर, जॉन लाइटलैंड, इनके आप मैं इसमें दे दूंगा 4-5, 2 याद कर लीजिएगा, एक अगर पॉसिबल है, नहीं तो उनके वर्क याद कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा राइटर को और टीचर्स को, क्योंकि वो चेक करेंगे। तो मेन यही है जो आपको एक अच्छे नंबर दिलाएगा। क्यों पढ़ना है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि अगर आपको बीच में आरटीसी के अंदर लिखना एरा, पीरियड और राइटर के बारे में थोड़ा सा, तो वहां पर राइटर के बारे में, राइटर का वर्क आप लिखेंगे, अच्छा लगेगा। क्यों वो कर रहे थे, किन हालातों में किया, 2-2, 3-3 लाइन, ज्यादा लिखना नहीं है, वरना कहेंगे भाई ये तो यही कहानी लिख रहा है। लिमिटेड लिखना है, टाइम नहीं होता, क्योंकि 16 टोटल पन्ने, ओवरऑल 32, मतलब 16 1 और 32 1 2 3 4 इस तरीके से। तो उसमें आपको बी सीट और सी सीट तो मिलती नहीं, बी नहीं मिलेगी, सी कहां से मिलेगी, मतलब बी नहीं मिलती है, सप्लीमेंट्री नहीं मिलती है, तो आपको उसी में लिखना होता है। तो पहले से आप मना के चलिएगा, हम बता देंगे, और फिर भी अपना भी बनाइएगा कि हमें कितना लिखना है। और जैसे कि मैंने कहा है कि पेन आपके हाथ में होना चाहिए, हमेशा लिखते रहो तभी फायदा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जॉफरी चौसर और 1340, आप याद रखिएगा, 1400 डेथ हुई है, और इनकी 4-5 आरटीसीज हैं जो कि लगातार बता देंगे। और हाँ, कोशिश ये है कि 7 डेज का एक क्रैश कोर्स किया जाए इसका, पोएम का, ताकि आपको काफी अच्छे नंबर मिल जाए रेगुलर। देखिए ये अंतर होता है एक कम अच्छे नंबर डालने वाले का और ज्यादा डालने वाले का। मेरे उस वक्त 45 आए थे, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी उस वक्त, टू फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें क्या पता था क्या लिखना होता है, बस ना यूट्यूब पे इतनी चीजें थी नहीं, तो 45 आए थे हमने। अगर हम ये सब लिखते तो हमारे बहुत अच्छे नंबर आते। हम डिटेल लिखते, हम रेफरेंस लिखते, हम एक्सप्लेनेशन करते, हम कॉन्टेक्स्ट लिखते, हम क्रिटिकल कमेंट लिखते, हम अबाउट राइटर लिखते, एरा लिखते, पीरियड लिखते, ठीक है, एज लिखते, तो बहुत सारी चीजें हम लिखते। तो टीचर्स को भी लगता हाँ समझदारी है, खिचड़ी नहीं पकानी, राइटिंग भी अच्छी करनी है, चीजें अच्छी तरीके, कम में ज्यादा लिख देना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तो आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।